नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास जो है आपके लिए बेहद खास होने वाली है। मेवाड़ का कल एक पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने गुहिल वंश के बारे में चर्चा की थी, और आज भी हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ वंश के ही बारे में। तो मेवाड़ वंश की क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे मेवाड़ वंश को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना है, हमसे जुड़े रहना है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि आप भी लाभ ले सकें इन सभी कक्षाओं का और अपनी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी हमारे कोर्सेज के बारे में। तो गीतांजलि आईएएस एकेडमी जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अपने कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है गीतांजलि एकेडमी ने। तो अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर गीतांजलि की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरियन की तैयारी करना, तो गीतांजलि की ब्रांच विद्यांजलि के साथ आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स में। तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। महाराणा कुंभा द्वारा रचित पुस्तक रसिक प्रिया में मेवाड़ के किस शासक को वीर राजा बताया गया है। क्या कहा है कि भाई महाराणा कुंभा ने जो पुस्तक लिखी है रसिक प्रिया, उसमें मेवाड़ के किस शासक को वीर राजा बताया गया है। तो पहले हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी रावल रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है आपका हमीर देव सिसोदिया, और ऑप्शन नंबर 4 है बप्पा रावल। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा शासक था जिसे महाराणा कुंभा ने अपनी पुस्तक में वीर राजा बताया है। अब देखिए, वीर राजा नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा शानदार शासक रहे हैं। इनका शासनकाल जो है वो स्वर्णिम रहा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमीर देव। क्या है इसका राइट आंसर? हमीर देव। तो अब देखिए हमीर देव जो हैं उनको इन्होंने क्यों कहा था, पहले तो हम हमीर देव के बारे में जान लेते हैं। तो मालदेव सोनगरा को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। मालदेव सोनगरा को इन्होंने पराजित किया था और किस पर फतह हासिल की थी? चित्तौड़ पर। और इसे ही क्या कहा गया था, या किसकी संज्ञा दी गई थी? वीर राजा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। उनके किस ग्रंथ में? तो महाराणा कुंभा के रसिक प्रिया। इसमें उन्हें किस नाम से पुकारा गया है या कौन सी संज्ञा दी गई है? तो वीर राजा इसकी संज्ञा इन्होंने दी है। और देखिए हमीर देव जो है उन्होंने किस वंश की स्थापना की? तो हमीर देव जो है इन्होंने मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? गुहिल सिसोदिया वंश की। तो अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि गुहिल सिसोदिया वंश के जो संस्थापक हैं या इसकी स्थापना किसने की है? तो आपके पास आंसर क्या होगा? हमीर देव। हमीर देव ने गुहिल की सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। ठीक है। हमीर से पूर्व चित्तौड़ के शासक रावल थे। कौन थे? रावल थे।
अब देखिए, मैंने कल भी बताया था जब हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि सिसोदिया वंश से पूर्व मेवाड़ पर कौन शासन कर रहा था, तो वो कर रहे थे गुहिल वंश के ही शाखा के राजा रावल, यानी रावल वंश जो है वो कर रहा था। पहले शासक रावल वंश के थे और रावल वंश की शाखा का अंत किस शासक के समय हुआ था, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि रावल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन थे, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी और मैंने आपको बताया भी था कि भाई रावल रतन सिंह कौन है। तो रावल रतन सिंह कौन थे, ये पद्मिनी के पति थे और इस शाखा का अंत कब हुआ, इनका युद्ध हुआ था किसके साथ, इनका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ था तब उस युद्ध में इनकी पराजय हो गई थी, या यूं कहे इनका केसरिया हो गया था और पद्मिनी के साथ जो अन्य वहाँ की दासियाँ थी उन्होंने उस समय जौहर कर लिया था। और अब हम देखते हैं कि भाई गुहिल वंश के जो गुहिल वंश की जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन है, रावल रतन सिंह। और गुहिल सिसोदिया वंश, इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक है आपके हमीर देव। तो आप ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे प्रश्न के, ये देखिए हमीर देव सिसोदिया, इनके बारे में हमने जान लिया है और ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब रावल रतन सिंह के बारे में भी हम जान चुके हैं कि ये कौन हैं, रावल रतन सिंह कौन थे, रावल शाखा के अंतिम शासक। अब देखिए हमीर के समय राणा और महाराणा की उपाधियां दी जाने लगी थी। कौन सी उपाधियां, राणा और महाराणा की। ये उपाधियां किसके समय दी जाने लगी थी, तो ये उपाधियां हमीर देव के समय दी जाने लगी थी। और हमीर देव जो हैं महाराणा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। कौन थे, तो महाराणा की उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो ये प्रथम शासक थे हमीर देव। ठीक है, अब आप ये चीज़ याद रखेंगे कि प्रथम महाराणा इसकी उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो वो थे महाराणा हमीर देव। ठीक है, अब कर्नल टोड ने हमीर देव को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी हमने पढ़ा है, कौन है ये, तो कर्नल जेम्स टोड इतिहास में इनका जिक्र ज़रूर होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता कौन है, तो राजस्थान इतिहास का जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। और इन्हें क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा जी। अब इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी घोड़े पर बैठकर और उसी की वजह से इन्हें घोड़े वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हमीर देव के संदर्भ में क्या कहा है, इन्होंने हमीर देव के संदर्भ में कहा कि ये प्रबल हिंदू राजा हैं। क्या है, प्रबल हिंदू राजा। किसके संदर्भ में ये कहा गया है, हमीर देव के संदर्भ में। हमीर देव के लिए कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा है कि वो शासन करने वाले हिंदू प्रबल हिंदू राजा हैं। अब देखिए हमीर देव को मेवाड़ में क्या कहा जाता था, इसे
मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़ में छापामार पद्धति का छापामार कौन सी पद्धति होती है ये? मेवाड़ का उद्धारक ये तो हो गया आपका मेवाड़ उद्धारक इसे कहा गया है। और छापामार पद्धति का आरंभकर्ता, छापामार पद्धति कौन सी होती है? छापे मारने वाली, वही लूट पाट मचाने वाली पद्धति। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि छापामार पद्धति का आरंभकर्ता कौन माना जाता है? तो इसे हमीर देव के नाम से हम कहेंगे। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी इनकी चर्चा हुई है। उसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर देव को क्या बताया गया है? तो हमीर देव को बताया गया है विषम घाटी पंचानन। किस नाम से उन्हें पुकारा गया है? विषम घाटी पंचानन के नाम से। अब ये इन्हें क्यों बोला गया है? तो विकट परिस्थितियों में शेर की तरह रिएक्ट करने वाले, यानी कि जो विकट परिस्थिति आई हैं उनमें सिंह के सम्मान इन्हें बताया गया है। किसके सम्मान बताया गया है? सिंह के सम्मान। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। विषम घाटी पंचानन, ठीक है। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ पर ये उल्लेखित है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, हमीर देव सिसोदिया। अब देखिए बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। तो ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल, ठीक है। अब देखिए इनको बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? तो इनको बप्पा रावल की उपाधि देने वाले इनके गुरु हारित ऋषि थे। कौन थे? हारित ऋषि। अब देखिए बप्पा रावल तो इनको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और रावल क्या था? इनका वंश था। बप्पा इनकी उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? इनके गुरु हारित ऋषि द्वारा इनको ये उपाधि मिली थी। लेकिन इनका जो रियल नेम था वो क्या था? तो बप्पा रावल का जो रियल नेम है वो है काल भोज। क्या है? काल भोज। अब देखिए ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मौर्य वंश के चित्रांग मौर्य को हराकर किस पे फतह हासिल की थी? चित्तौड़ पर, ठीक है। तो इन्होंने चित्रांग मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर जब फतह हासिल की थी तो उसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई बप्पा रावल कौन थे। तो आपके इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर सी आप मार्क कर लेना। हमीर देव सिसोदिया की पुस्तक है रसिक प्रिया, उसमें महाराणा कुंभा की जो पुस्तक है रसिक प्रिया, उसमें हमीर देव को वीर राजा बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस लेख अथवा प्रशस्ति में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित मिलता है? किस प्रशस्ति में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित मिलता है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और धाईवी पीर की दरगाह का लेख। और ऑप्शन नंबर 4 है वैद्यनाथ प्रशस्ति। तो देखिए चित्तौड़ का नाम
खिजराबाद कब पड़ा था? तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद जब रावल रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। किसके बीच? रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच जब युद्ध हुआ था तो इसमें विजयी रहे खिलजी के पुत्र खिज्र खां। उसके नाम पर यहाँ का नाम क्या रख दिया गया था? खिजराबाद रख दिया था। तो इनके पुत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा था और इनके पुत्र का नाम था खिज्र खां। ठीक है, तो यहाँ से मेवाड़ का जो नाम है वो क्या पड़ गया था? खिजराबाद। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई कि ये खिजराबाद नाम क्यों पड़ा था। तो इन्होंने यहाँ पर युद्ध जब रावल रतन सिंह को पराजित कर दिया था और अपने बेटे का नाम उन्होंने उस पर्टिकुलर जगह को दे दिया था कि भाई अब मेरे बेटे को यहाँ का शासक मैं बना रहा हूँ, तो ये जो जहाँ शासन कर रहा है वहाँ का नाम भी इसी के नाम पर होना चाहिए। तो खिजराबाद चित्तौड़ का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या था? खिज्र खां, और वही वहाँ का शासन संभाल रहा था। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है वो किस प्रशस्ति या लेख में मिलता है? तो धाई बी पीर की दरगाह का लेख। कौन सा? धाई बी पीर की दरगाह का लेख में इसका उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हुआ था। ठीक है, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किस शासक के दरबारी विद्वान थे? किसके बारे में बोला गया है? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किस शासक के दरबारी विद्वान थे? पहला ऑप्शन देखिए, महाराणा मोकल, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा और कुंवर चुंडा। तो ये किसके दरबारी विद्वान थे? ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए एक बार प्रश्न को वापस पढ़ लीजिए कि ये झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किस शासक के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन है महाराणा मोकल, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा और कुंवर चुंडा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के दरबार में ये दोनों विद्वान थे। ठीक है, अब देखिए महाराणा लाखा जो है इनके शासनकाल की बात करें तो महाराणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी। कहाँ पर? हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराणा लाखा की। ठीक है, तो इनके शासनकाल में क्या निकली थी? जावर में चांदी की खान निकली थी। अब चांदी की खानें यहाँ से निकलने से क्या हुआ? चांदी की खान यहाँ पर मिली तो उससे देखिए राज्य की आय एवं समृद्धि में वृद्धि हुई। किस किस में वृद्धि होती है? अगर किसी देश, अब जैसे हम हाल फिलहाल की बात करें तो अगर हमारे देश का बजट है वो हाई रहता है तो उससे क्या आपको फील होगा कि भाई अब देश जो है वो जो सुविधाएं हैं उन पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो मतलब हमारे पास क्या होगा? हमारी जो दिनचर्या है वो बेहतर बनने में क्या हो जाएगा? बेहतर बनने लगे कि भाई अगर ज़्यादा पैसे हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैनिक सुख सुविधाएं जो हैं वो हमें आसानी से मिल पाएंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हुआ, जब जावर में चांदी की खानें मिल गई तो यहाँ से क्या हुआ? राज्य की आय और समृद्धि में वृद्धि हो गई। क्या हुआ? राज्य की आय और समृद्धि में वृद्धि हुई। किससे? जावर में जो खानें मिली थी चांदी की, उनकी वजह से। महाराणा लाखा के समय में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ था और ये किसने किया था? तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने किया था
और उस बंजारे का नाम क्या था? तो उस बंजारे का नाम था शीतर। तो शीतर ने पिछोला झील का निर्माण किया था किसके शासनकाल में? तो इन्होंने किया था महाराणा लाखा के शासनकाल में। और पिछोला झील कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किया था छितर नाम के एक बंजारे ने। अब देखिए, हम देखते हैं मारवाड़ और मेवाड़ के जो आपको ऑप्शन में नाम दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ के जो शासक रहे हैं आपके इस प्रश्न में उन सभी का नाम दिया गया है। तो हम उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मारवाड़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? यहाँ के शासक थे चूड़ा राठौड़। क्या थे? चूड़ा राठौड़ यहाँ के शासक थे। और उनके पुत्र थे कान्हा और रणमल राठौड़, और उनकी पुत्री का नाम था हंसा बाई। अब इसी समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे लाखा, महाराणा लाखा। कौन थे मेवाड़ के शासक इस समय? तो मेवाड़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा। और अगर हम इनकी संतानों के बारे में बात करें तो इनकी संतानों में नाम था चूड़ा या चुंडा भी इसे कहा जाता है, सिसोदिया और राघव सिसोदिया। तो ये इनके दो पुत्र थे। अब देखिए, इस समय रणमल राठौड़ जो थे वो मेवाड़ में काम करने के लिए चले गए भाई। अब एक स्टोरी जैसा आप सुन लीजिए कि रणमल राठौड़ जो हैं वो कहाँ पे काम करने चले गए? मेवाड़ के दरबार में वो काम करने लग गए। और उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए देखा? चूड़ा या चुंडा सिसोदिया के लिए। और उन्होंने महाराणा लाखा को बताया कि मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ अपनी बहन का। अब इस बात को उन्होंने किस तरीके से समझा? उन्होंने समझा कि जो राठौड़ है वो मुझे अपनी बहन के लिए बोल रहा है। मतलब उसने समझ लिया कि मेरा बेटा तो है ही नहीं, ये मुझे ही बोल रहा है। तो उस समय उनकी आयु जो थी वो 62 वर्ष थी। अब 62 वर्ष की आयु में उन्होंने बोला कि हाँ, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो रणमल राठौड़ थे इनको समझ आया कि भाई जो महाराणा लाखा है वो इनकी बात को समझ नहीं पाए कि ये रिश्ता मैं उनके लिए नहीं, उनके पुत्र के लिए लेके आया था। लेकिन अब क्या हुआ? महाराणा लाखा ने बोल दिया कि भाई नहीं, अब तुमने मजाक किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने तो इसको सीरियस ले लिया और मुझे तो अब विवाह करना है। किससे? हंसाबाई से। तो ऐसे में रणमल राठौड़ जो हैं वो थोड़े क्या हो गए? कन्फ्यूज आ गए भाई कि भाई इतना बुढ़ा, मेरी बहन तो अभी जवान है, तो मैं उसके साथ इसको कैसे इसकी शादी कैसे कर दूँ? तो फिर उन्होंने बोला, रणमल राठौड़ ने वहाँ पे एक शर्त रख दी। और शर्त क्या रखी कि देखो, मेरी बहन से जो संतान पैदा होगी आपके बाद शासन वही संभालेगी। ठीक है? तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब क्या हो गया कि हंसाबाई से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ पर शासन करेगी, या मेवाड़ का शासक जो है उनका पुत्र बनेगा। तो उन्होंने शादी करवा दी और हंसाबाई और महाराणा लाखा जो है उनका विवाह हो गया भाई। अब शादी होने के बाद क्या हुआ? तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। अब ऐसे में देखिए, चूड़ा सिसोदिया जो है वो क्या बन गए? उनका अधिकार तो था शासन करने का, लेकिन वो कर नहीं पाए, या उन्होंने त्याग कर दिया शासन का। अब देखिए, ऐसे में उनको चूड़ा सिसोदिया जो है
इनको क्या कहा जाने लग गया? तो इतिहासकार इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तो ये हैं मेवाड़ के भीष्म पितामह, जिन्हें क्या नहीं है, जिन्हें गद्दी का लालच नहीं है भाई। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के भीष्म पितामह कौन है? तो मेवाड़ के भीष्म पितामह आपके चूड़ा सिसोदिया हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया भाई अपने अधिकारों का, किसके लिए? अपने पिता की खुशी के लिए, यूं समझ लीजिए भाई कि उनके शादी की मन में आ गई थी। उम्र तो देखो उनके बेटे की हो रही थी, लेकिन क्या करें, अब पिता ने बोल दिया कि भाई मैं तो करूंगा शादी, तो फिर क्या करें। अब शर्त भी ऐसी रख दी भाई रणमल राठौड़ ने कि उसको मानना ही पड़ा। तो उन्होंने त्याग कर दिया अपने अधिकारों का, और क्या उपाधि उनको दी गई उनके इस त्याग पर? तो उन्हें कहा गया मेवाड़ का भीष्म पितामह, ठीक है। अब देखिए आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए बूंदी के जो नकली दुर्ग की कथा आपने सुनी है, बूंदी के नकली दुर्ग की, ये भी किस समय की है? ये भी महाराणा लाखा के समय, इसका मतलब महाराणा लाखा के समय ही ये घटना जो है उनसे जुड़ी हुई है। अब देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप इसका सही उत्तर देख लीजिए, क्या है? महाराणा लाखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न जो है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से इनको देखेंगे तो आपको प्रश्न का जो लेवल है वो समझ आएगा। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हैं एक बार ज़रूर यूटिलाइज करें अपने नॉलेज को कि क्या मैंने ऐसे प्रश्न पहली बार देखे हैं या फिर मैं इनको बार बार देख चुका हूँ। तो आपका जो आंसर होगा, मैं बोल सकती हूँ कि आपने ये प्रश्न जो है वो पहली बार देखे हुए। लेकिन आप याद रखिए ये अगर प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो इस एक प्रश्न में आपके न जाने कितने प्रश्न हल हो रहे हैं। तो आप बिना स्किप करे इस वीडियो को देखेंगे और इसको सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई जैसी अच्छी चीज़ को बांटना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सबसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन विद्या का जो दिया हुआ ज्ञान है वो आप किसी से छीन नहीं सकते। तो अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो कुछ अच्छा, यानी विद्या का ये ज्ञान आप उनको बांट सकते हैं। तो चलिए अब हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किस लेख या प्रशस्ति में यह उल्लेख मिलता है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को, किसे? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त करके, यानी कि उनको हरा कर 6 माह तक मेवाड़ कैद करके रखा और फिर क्या किया? रिहा कर दिया। तो ये किस प्रशस्ति में लिखा है कि भाई इन्होंने पहले तो उसको हरा दिया और फिर उसको 6 महीने तक कहाँ बंद रखा? मेवाड़ में बंद रखा और उसके बाद उसको रिहा कर दिया। तो पहले हमारे ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दूसरा है रणकपुर का लेख, और तीसरा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और चौथा है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा किस प्रशस्ति लेख में लिखा हुआ है कि भाई सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान जो हैं महमूद खिलजी, उनको किसने हरा दिया था? महाराणा कुंभा ने, और फिर उनको क्या करा? 6 माह तक मेवाड़ में कैद कर रखा और उसके बाद रिहा कर दिया। अब देखिए ये किस में लिखा गया है? तो ये जो है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने मालवा के सुल्तान को हरा दिया, महमूद जो हैं उनको हराया पहले तो, और उसके बाद उनको 6 महीने तक कैद भी रखा, ना उनको मृत्यु की सज़ा दी ना कुछ और किया, मतलब कोई टॉर्चर ही नहीं किया, बस 6 महीने तक कैद करके रख लिया
और उसके बाद क्या कर दिया कि चल भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो 6 महीने बाद इन्होंने क्या कर दिया, उसको रिहा कर दिया। अब देखिए ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, इसमें महाराणा कुंभा की अन्य उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है, यानी कि ये जो संपूर्ण महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें देखिए जो गुहिल वंश है उसके वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल का भी जिक्र इसमें मिलता है। बप्पा रावल को इसमें इस लेख में क्या बताया गया है, उनको ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है। किस वंश से? ब्राह्मण वंश से। तो बप्पा रावल का संबंध इस प्रशस्ति लेख में ब्राह्मण वंश से है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि चित्तौड़ के जो प्रथम शाके है उसका वर्णन भी किसमें मिलता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। चित्तौड़ का प्रथम साके। अब देखिए कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण जो है, इसकी रचना जो है वो किसने की थी, तो इसके रचयिता जो हैं वो महेश भट्ट थे, लेकिन ओझा के अनुसार इसके रचयिता कौन है, कान्हा व्यास। कौन है इसके रचयिता? कान्हा व्यास। किसके अनुसार? ओझा के अनुसार इसके रचयिता कान्हा व्यास हैं, और वैसे कौन है? महेश भट्ट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी कीर्ति स्तंभ के बारे में याद रखने वाली है। देखिए कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं करेंगे, बिना स्किप करे आप सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में भी देख लेते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो जगदीश मंदिर उदयपुर में है और काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। किस पर? काले पत्थर पर उत्कीर्ण। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए इसके संबंध में क्या कहा जाता है कि बप्पा रावल से जगत सिंह तक के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। किससे? बप्पा रावल से जगत सिंह तक के शासकों का। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, बप्पा रावल से जगत सिंह। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार थे कृष्णा व्यास। कौन थे इसके रचनाकार? कृष्णा व्यास। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके रचनाकार का आपको पता चल गया। अब ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है, किसका उल्लेख इसमें मिलता है, वो सब चीज़ें आपको पता चल गई। तो अब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो ये है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है? क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने नहीं की है? कुंभा ने नहीं की है। किसके संदर्भ में पूछा गया है? पहले तो ये देखेंगे, संगीत ग्रंथ के संदर्भ में। ठीक है, महाराणा कुंभा का संगीत ग्रंथ। तो देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं अपने। तो ऑप्शंस में आपके क्या दे रखा है? सूड प्रबंध। पहला ऑप्शन क्या है? सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, हरिवार्तिक और संगीत रत्नाकर टीका। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना क्या है कि कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा लिखा हुआ संगीत ग्रंथ नहीं है। देखिए महान संगीतज्ञ होने के कारण
कुंभा जो है वो क्या कहलाए थे? महान संगीतज्ञ होने के कारण महाराणा कुंभा क्या कहलाए थे? अभिनव भट्टाचार्य। ये किसका नाम था? महाराणा कुंभा को इस नाम से संबोधित किया जाने लगा क्योंकि इनकी नॉलेज जो है संगीत के बारे में वो बहुत ही खास थी। अब बात करते हैं कि उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो संगीत राज वाद्य प्रबंध, संगीत सार वाद्य प्रबंध, और इसके अलावा जो आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं उनमें शूड प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर टीका, ये सभी रचनाएं किसकी है? महाराणा कुंभा की ये रचनाएं हैं। और अब किसकी बात हो रही है कि संगीत ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हरिवार्तिक, ये इनका संगीत ग्रंथ नहीं है, ये इनके अन्य ग्रंथों में आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये उनके संगीत ग्रंथों में नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है प्रश्न में कि निम्न कथनों पर विचार करके देखिए। तो ठीक है, विचार कर लेंगे, पहले कथन पढ़ते हैं। कथन क्या दे रखा है? कुंभा द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में 9 द्वार व विशाल परकोटा बनवाया। तो कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? कुंभा ने 9 द्वार और विशाल परकोटे का निर्माण करवाया चित्तौड़ दुर्ग में। अब देखिए कथन नंबर 2 है, कुंभा का काल मेवाड़ का सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सा? सांस्कृतिक स्वर्ण काल। ठीक है, अब कुंभा का जो काल है वो कैसा काल माना गया है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? तो सांस्कृतिक स्वर्ण काल। और आपका जो कथन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने चित्तौड़ के जो दुर्ग में 9 द्वार बनवाए हैं और विशाल परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। अब प्रश्न देख लिया हमने, कथन पढ़ लिए, अब उत्तर की तरफ देखें। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि चित्तौड़ दुर्ग में उन्होंने द्वार बनवाए हैं व विशाल परकोटा बनवाया है, लेकिन उन्होंने कितने द्वार बनाए हैं? उन्होंने 7 विशाल द्वार बनाए थे। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में क्या करवाया है? तो इन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग में 7 जो हैं द्वार बनवाए थे। कितने? 7 द्वार और विशाल परकोटे का निर्माण करवाया है। और हमारे प्रश्न में ये संख्या कितनी दे रखी है? तो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने 9 द्वार बनवाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही क्या है कि इन्होंने 7 ही द्वारों का निर्माण करवाया है। विशाल परकोटा के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन द्वार के संदर्भ में इन्होंने गलत लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साहित्य, स्थापत्य, संगीत और चित्रकला से बहुमुखी विकास के कारण कुंभा का जो काल है वो सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है। किन किन की बात की है मैंने? स्थापत्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला। एक बार वापस से देख लीजिए, स्थापत्य, साहित्य, संगीत और चित्रकला। ठीक है, तो इन चारों के बहुमुखी विकास के कारण महाराणा कुंभा का जो काल है वो सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सा? सांस्कृतिक स्वर्ण काल। ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिल रही है
इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और कंप्लीट याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है, क्लास आप दोबारा देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी प्रश्नों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप वापस भी इनको कभी दोबारा देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे मेरे मनोबल में भी वृद्धि होती है। तो ये देख लीजिए कि भाई आप इस क्लास के लिए मुझे एक छोटी सी भेंट दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आपकी शाबाशी के रूप में ये लाइक आप मुझे दे सकते हैं। क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्लास अगर अच्छी लग रही है इसका मतलब इसमें कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं, और अगर आप उनको शेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि गीतांजलि ने एक प्लेटफॉर्म दे रखा है हमें, जिसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट्स की हम मदद कर पा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप किसी को अपने ज्ञान का जो भंडार है वो शेयर करते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए दवा और दुआ दोनों ही असर करती हैं, और अगर आप किसी को ये क्लास शेयर कर रहे हैं और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन में क्या मिलेगा, आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं किस रूप में आएंगी कि तू भी नौकरी लग जा। अगर आप पहले से लगे हुए हैं तो प्रमोशन की दुआएं आएंगी, ठीक है। स्वास्थ्य और ये सारी जो दवा और दुआएं हैं ये तो हम लेते ही रहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे काम तो हम करते ही हैं। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि महाराणा कुंभा का जो काल है वो सांस्कृतिक स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो हमारे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो कथन है पहला, ये आपका इस छोटी सी जो गलती है 9, इसकी वजह से गलत है। तो कभी कभी आप एग्ज़ाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाए कि हाँ द्वार लिखा हुआ है पर कोटा लिखा हुआ है, मतलब ये भी सही है, और नीचे वाला सांस्कृतिक स्वर्णकाल देख लिया तो वो भी सही है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कथन एक बार पूरा आराम से ध्यान से पढ़ना है। तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा खुद के दिमाग को शांत रखना है और फिर ही आपको एग्ज़ाम में पेपर पर ध्यान देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। क्या पूछा गया है, महाराणा कुंभा जो है उन्होंने इनमें से किस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया है। देखिए महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेवाड़ के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो मेवाड़ के इतिहास में इनका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत अधिक होती हैं। तो आप जब तैयारी कर ही रहे हैं तो इस क्लास को बिना स्किप करे पढ़ेंगे, क्योंकि महाराणा कुंभा के संदर्भ में जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आज आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और सारी क्लास आप शांति से दिमाग शांत कर कर देखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें बताया गया है मचान दुर्ग, जो कि राजसमंद में है। कहाँ पर, राजसमंद में। भोमट दुर्ग डूंगरपुर, मचान दुर्ग राजसमंद। और ऑप्शन नंबर 3 है बसंती दुर्ग, ये कहाँ पर है, सिरोही में। और ऑप्शन नंबर 4 है अचलगढ़, ये भी कहाँ पर है, सिरोही में। तो अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण किसने नहीं करवाया था, महाराणा कुंभा ने। तो देखिए अगर हम प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो अचलगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था। तो फिर इस अचलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में क्या है ऐसा जो महाराणा कुंभा से भी संबंधित है। तो देखिए महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के दुर्ग का जीर्णोद्वार किया था। क्या किया था, जीर्णोद्वार। इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया था, ठीक है। मचान दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही किया था। भोमट दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही किया था।
और बसंती दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा द्वारा ही किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही उत्तर है कि अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण न करवाकर महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब है जिसकी संगति मेल नहीं खा रही है, यानी कि जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें देखना है हमें कि कौन किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा है हम उसको जाने देते हैं, भाई जा अपने रास्ते, लेकिन पहले हम उसको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो शैल गुरु इनको कहा गया था किसके बारे में? ये देखिए, महाराणा कुंभा को जो उपाधियां मिली हुई है उनके बारे में है। तो इस तरफ महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं और दूसरी तरफ ये उपाधियां किस संदर्भ में हैं, वो इनको क्यों मिली थी या किस नाम से, जो वर्क है इनका वो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है और उस उपाधि का नाम क्या दे रखा है, इधर दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो शैल गुरु महाराणा कुंभा को क्यों कहा गया था? क्योंकि ये स्थापत्य में प्रवीणता रखते थे या स्थापत्य में श्रेष्ठ थे। ठीक है। चाप गुरु से प्रश्न के अकॉर्डिंग इनको धनुष विद्या में प्रवीणता होने के कारण या धनुष विद्या में कुशल होने के कारण इनको चाप गुरु कहा गया था। अब राणो रासो इनको क्यों कहा गया? तो महान संगीतज्ञ होने के कारण इनको ये उपाधि मिली थी। अब हाल गुरु इनको क्यों कहा गया था? तो हाल गुरु के संदर्भ में ये कहा जाता है कि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको ये हाल गुरु की उपाधि मिली थी। तो चलिए हम हमारे प्रश्न के सही उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 शैल गुरु स्थापत्य कला में प्रवीणता होने के कारण, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला में प्रवीणता होने के कारण इनको शैल गुरु कहा गया था। अब देखिए चाप गुरु इनको क्यों कहा गया है? तो तीर कमान धनुष विद्या में पारंगत होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राणो रासो इनको क्यों कहा गया था? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग महान संगीतज्ञ होने के लिए, लेकिन ये उपाधि जो है इनको साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण मिली थी। किस लिए? साहित्यकारों के आश्रयदाता। तो ये उपाधि जो है इनको महान संगीतज्ञ होने के कारण नहीं, साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण मिली थी। और हाल गुरु जो है वो इनको किस लिए मिली थी? तो हाल गुरु इनको पहाड़ी दुर्ग का स्वामी होने के कारण मिली थी। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो देखिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। राणो रासो जो है इनको किस लिए मिली थी? तो ये देखिए राणो रासो इनको अभिनव भट्टाचार्य जो महान संगीतज्ञ की जो उपाधि है इनको किस लिए मिली थी? और उस उपाधि का नाम क्या था कि भाई संगीत के विषय में इनकी नॉलेज जो है वो बहुत ही बढ़िया थी और इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं और अभी हमें पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो महान संगीतज्ञ होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी। महान संगीतज्ञ होने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महान संगीतज्ञ के लिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी। और राणो रासो जो आपके प्रश्न का सही उत्तर है वो किस लिए मिली थी? साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख कुंभाकालीन नहीं है? तो पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं,
उन्हीं से संबंधित हमने पढ़ा था। देखिए इसमें आपके बहुत सी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, लेकिन आप देखिए अगर रिपीट हो रही हैं मतलब आपको वो याद हो जानी चाहिए। तो जितने भी प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं उनमें देखिए कुछ ना कुछ तो आपको नया देखने को बिल्कुल मिल रहा है। तो आप उस नए के चक्कर में इस सारी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर वो नया अगर आपसे स्किप हुआ तो हो सकता है वही आपके एग्ज़ाम में आए और आप ये सोच के इसको छोड़ दें कि नहीं कुछ चीज़ें तो वही आ रही है वापस वापस। तो भाई अगर मैं आपको महाराणा कुंभा पढ़ा रही हूँ तो कुंभा का नाम तो बार बार आएगा, तो आप ये मत सोचिए कि भाई ये नाम बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मेवाड़ के संदर्भ में देखिए महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनके काल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो क्लास है आपके लिए बनाई गई थी। अब देखिए हमारे प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है देलवाड़ा का लेक, और दूसरा है रणकपुर मंदिर में लगा हुआ लेक, तीसरा है कुंभलगढ़ के मामादेव मंदिर की प्रशस्ति, और चौथा जो ऑप्शन है वो है नादे समा का लेक। तो हमने हमारे प्रश्न के सभी ऑप्शन पढ़ लिए हैं, और इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर है नादे समा का लेक। कौन सा? नादे समा का लेक। और ये अभिलेख कब इसकी मतलब इसे कब उकेरा गया था? तो ये अभिलेख या प्रशस्ति जो है 1222 ईस्वी से संबंधित है। देलवाड़ा के लेख की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो देलवाड़ा का जो लेख है वो आपके 1434 ईस्वी से संबंधित है। 1434 ईस्वी से। और रणकपुर मंदिर में लगे हुए लेख की अगर बात करें तो ये संबंधित है 1439 ईस्वी से। ठीक है, और अगर बात करें कुंभलगढ़ के मामादेव मंदिर की प्रशस्ति के बारे में तो ये संबंधित है 1460 ईस्वी से। ठीक है, तो ये सन भी आप याद रख लीजिएगा भाई, काम आ जाए कभी एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। और कुंभाकालीन जो लेख है वो कौन सा नहीं है? तो वो है नादे समा का लेख। ठीक है, नादे समय का लेख, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जेत्र सिंह की राजधानी नागदा दी गई है। क्या दी गई है? जेत्र सिंह की राजधानी नागदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं 2 और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन नंबर 1 देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में 9 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या है? इस स्तंभ का निर्माण कार्य किसने किया था? जेता तथा उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा के निर्देशन में किया गया। क्या कहा गया है दूसरे कथन में? कि इस स्तंभ का जो निर्माण कार्य है वो जेता तथा उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा के निर्देशन में किया गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो एक बार आप फिर से इन कथनों को पढ़ लीजिए कि क्या दिया गया है इन कथन के अंदर। तो देखिए किसके संदर्भ में बात हो रही है? कीर्ति स्तंभ के बारे में बात हो रही है। तो इसके जो उपनाम हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है? विक्ट्री टावर। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये सभी नाम इसी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए
इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि ये कितने मंजिल का है। तो इसकी मंजिलें जो हैं वो 9 हैं। कितनी? 9 मंजिल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये तो इसकी मंजिल हो गई कि ये 9 मंजिल ऊंचा है। और ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ऊंचाई के संदर्भ में क्या बताया गया है? इतिहास में इसकी ऊंचाई बताई गई है 122 फीट। कितनी? 122 फीट। और चौड़ाई के संदर्भ में अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। अगर बात करते हैं हम कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, तो इसमें 157 सीढ़ियां हैं। 157 सीढ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, इस कीर्ति स्तंभ और प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता जो हैं वो हैं अत्रि व महेश। कौन है इसके रचयिता? अत्रि व महेश, ये इस कीर्ति स्तंभ के रचयिता हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गई भाई कीर्ति स्तंभ की रचना जो है वो किसने की थी। ठीक है, अब देखिए इसे और क्या क्या कहा जाता है। तो इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। तो अगर आपके प्रश्न आ जाए कि मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो कीर्ति स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। अब देखिए, मूर्ति कला का विश्वकोश भी किस कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। क्या? मूर्तियों का विश्वकोश। और कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा है कि ये कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। किसने कहा है ये? कर्नल जेम्स टोड ने। तो टोड के अनुसार ये क्या है? कुतुब मीनार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि किसने इसके बारे में क्या कहा और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की थी? फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के ट्रोजन से की थी। कहाँ से? रोम के ट्रोजन से। रोम के ट्रोजन से किसकी तुलना की गई है? कीर्ति स्तंभ की। ठीक है, तो आपके इस कीर्ति स्तंभ के बारे में सभी तथ्य जो हैं आप समझ आ गए होंगे कि किस ये कहाँ पर है। और एक चीज़ आप इसके बारे में और ध्यान रखेंगे कि ये जो कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ है ये किसको समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है विष्णु को। तो भगवान विष्णु को ये समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये जो प्रश्नावली है वो हम खत्म करते हैं। और कथनों के बारे में बात करें तो कथन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। और पहला कथन, सॉरी, ये दोनों ही कथन जो हैं वो आपके सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। मुझे पहले वाले क्वेश्चन का याद रह गया जहाँ पर हम इस 9 को टारगेट कर रहे थे कि 9 द्वार, तो मुझे 9 मंजिल भी वही दिख गया था। तो दोनों ही कथन जो हैं वो कीर्ति स्तंभ के बारे में बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया है? जेता, उसके पुत्र नापा और पोमा पुंजा ने। और इसके जो मंजिलें हैं वो भी बिल्कुल 9 हैं। सीढ़ियों की बात करें तो 157 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। और आज की प्रश्नावली भी जो है यहीं पे अब समाप्त हो रही है। लेकिन हम फिर से आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।